अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। इसमें हम उर्दू नावल टाइम टाइम फिश की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। हैरत की बात है कि शरीफा ने किसी खास रद्द अमल का इज़हार नहीं किया। शरीफा और जानी मुझे सी ऑफ करने वैगन स्टैंड तक आए। जानी ने कमाल सखावत का मुजाहरा करते हुए मुझे 10-10 रुपए के 2 नोट अनायत किए, जिन्हें मैंने ममनूनियत से कबूल किया। सवारियों का खासा रश था, इसलिए हर वैगन भरी हुई आ रही थी। मैं मुसलसल इसी कोशिश में था कि कोई सीट मिल जाए, लेकिन बार बार की कोशिश के बावजूद नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था। बलाखिर एक वैगन करीब आकर रुकी और कंडक्टर ने अंदर घुसने का इशारा किया। मैंने जल्दी से जानी और शरीफा की तरफ देखकर हाथ हिलाया और अंदर दाखिल हो गया। कंडक्टर ने एक झटके से दरवाज़ा बंद किया और वैगन चल पड़ी। अंदर नजर पड़ते ही मुझे गुस्सा आ गया। एक भी सीट खाली नहीं थी। कई सवारियां रुकू के बल खड़ी थीं, जबकि मेरे बिल्कुल करीब एक बुजुर्गवार अपनी बकरी गोद में लिए बैठे थे। मैं पहले ही दर्द की वजह से खासी नकाहत महसूस कर रहा था, लिहाजा थोड़ी देर बाद वैगन के फर्श पर बैठ गया। बकरी का मुंह मेरे मुंह के बिल्कुल सामने आ गया था और वो बड़े गौर से मुझे देख रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि अपना मुंह दूसरी तरफ कर लूं, लेकिन वैगन में इतनी भी गुंजाइश नहीं थी। बकरी मुसलसल मेरी आंखों में झांक रही थी। मुझे मजीद गुस्सा आ रहा था। बाबा जी को जरा ख्याल नहीं था कि इंसानों वाली वैगन में बकरी लेकर चढ़ गए थे। चलो अगर मजबूरी ही थी तो वो इसका मुंह तो दूसरी तरफ कर सकते थे। बाबा जी, इसका मुंह तो परे कर लें। मैंने मुंह बनाया। बाबा जी ने चौंक कर मुझे घूरा, फिर बोले, क्यों, ऐसे क्या मुसीबत है? ओहो बुजुर्गवार, इसका मुंह मेरे मुंह के करीब है, सारा मुंह खराब कर देगी। बाबा जी तंग कर बोले, अगर मैंने इसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया तो ये तुम्हारा सब कुछ खराब कर देगी। मैंने चंद माइक्रो सेकंड बाबे की बात पर गौर किया, फिर सर हिला दिया। वो वाकई ठीक कह रहा था, लेकिन मुसीबत ये थी कि दोनों सूरतों में बकरी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बाबा जी, ये इंसानों वाली वैगन है, इसमें आपको बकरी लेकर नहीं चढ़ना चाहिए था। इंसानों वाली? बाबा जी हैरत से बोले, इंसानों वाली वैगन ऐसी होती है। सारी सवारियां मुंह फाड़ कर हंस पड़ी। इतने में बकरी ने खूं खूं की और मैंने बेइख्तियार मुंह पर हाथ रख लिया। बड़ी बेहुदा बकरी है, बाबा तैश खा गया। वो खबरदार, अगर इसको बेहुदा कहा, तेरे से तो अच्छा मुंह है इसका। सवारियां फिर हंस पड़ी और मैं फौरन समझ गया कि लम्हा जलालत शुरू हुआ ही चाहता है, और फिर यही हुआ। बकरी ने बार बार खांसना शुरू कर दिया। मेरा तो सांस लेना मुहाल हो गया। बाबा भी बार बार इसको थपकियां दे रहा था, जैसे मुझ पर खांसने की शाबाश दे रहा हो। मैंने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर चुपके से बकरी के पांव में जोर से चुटकी काटी। बकरी यूं उछली जैसे उस पर डर्टी बम आ गिरा हो। उसने बाबे की गोद से छलांग लगाई और उछल कर पिछली सवारी पर जा गिरी। पिछली गालबन 2 खवातीन बरजमान थीं। इनकी चीखें बुलंद होने लगी और इन्होंने धक्का देकर बकरी को परे फेंक दिया। बकरी सीधी खिड़की वाली सवारी पर जा गिरी। इन्होंने इसे पीछे उछाल दिया। एक लम्हे में वैगन में शोर शराबा बर्पा हो गया। यूं लग रहा था जैसे क़यामत सुगरा आ गई है। ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगाई। ओए की हो गया है? वो चीखा। पाजी बकरी खुल गई है, कंडक्टर ने जवाब दिया। इतने में इंसानों की चीखों के साथ साथ बकरी की चीखें भी बुलंद होने लगी। बाबा जी दीवाना वार पिछली सीटों की तरफ लपकने की कोशिश करने लगे, लेकिन जगह होती तो वो आगे जाते, लिहाजा वहीं खड़े खड़े गालियां देने लगे। कोई उल्लू के पट्ठों, इधर उधर मत फेंको, मुझे वापस दो। किसी मन चले ने ठग से वैगन का दरवाजा खोल दिया और बकरी एक छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागी। बाबा जी से ये सदमा बर्दाश्त न हुआ और वो भी दीवाना वार बकरी के पीछे लपके। इस सारी सूरत हाल का एक फायदा हुआ कि मुझे बाबा जी की सीट मिल गई। मैंने आराम से सीट संभाली और बाकी का सफर खासा आराम से तय किया। वैगन स्टॉप से फहमी के घर तक पहुंचते पहुंचते मुझे 15 मिनट लग गए। कोठी के सामने पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए रुक गया। पता नहीं मैं जो कुछ करने जा रहा था वो ठीक भी था या नहीं। मैंने कुछ देर सोचा, फिर अल्लाह का नाम लेकर गेट की तरफ बढ़ गया। सामने ही चौकीदार स्टूल पर बैठा मुंछों को ताव दे रहा था। मुझ पर नजर पड़ते ही वो यकदम हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। खोजा तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? बस खान कुछ न पूछो, फिर कभी बताऊंगा। ये बताओ सेठ साहब हैं अंदर? खान उलझन ज़दा लहजे में बोला, सेठ तो अंदर ही है, मगर मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। मैं जाऊं? पूछा, क्यों शर्मिंदा करती है?
तुम जब मर्जी अंदर जाओ, जब मर्जी आओ। हम तो हैरान है कि तुम्हारा सूट कैसे खराब हुआ। मेहरबानी यार, सूट का किस्सा मैं बाद में आकर बताऊंगा, फिलहाल जरा सेठ साहब से मिल लूं। अच्छा सुनो, फहमी भी घर में है? मैंने धड़कते दिल से पूछा। खां ने कुछ न समझने के अंदाज में इस बात में सर हिला दिया। मैंने एक गहरा सांस लिया और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहले सोचा कि सीधा अंदर चला जाता हूँ, फिर ख्याल आया फहमी से तो मिल लूं। पता नहीं क्यों इसका कमरा सामने आते ही दिल में एक कसक सी जाग उठती थी। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और सीधा फहमी के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। खिलाफ तवक्को दरवाजा खुला हुआ था। मैंने डरते डरते अंदर झांका। हर चीज वैसी की वैसी थी, लेकिन फहमी मौजूद नहीं थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं फहमी से अकेले में मिलना चाहता था, अगरचे अब इसकी कोई जरूरत न थी, और मुझे ये भी यकीन था कि फहमी मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों दिल बहुत चाह रहा था फहमी से बात करने को, इसे देखने को। मैं सोफे पर बैठ गया और फहमी के आने का इंतजार करने लगा। मुझे पता था कि बगैर इजाजत कमरे में दाखिल होने पर वो यकदम चीखने लगेगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि फौरी तौर पर इसके सामने हाथ जोड़ दूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ चंद मिनट मुझसे बातें कर ले। काफी देर गुजर गई लेकिन फहमी कमरे में नहीं आई। शायद खाना खा रही होगी, मैंने सोचा। कुछ देर बाद मैंने अपने आप में बेचैनी सी महसूस की। गालबन बाथरूम जाना जरूरी हो गया था। मैंने कुछ देर गौर किया और फिर बाथरूम में दाखिल हो गया। ये वही बाथरूम था जहां मैंने अपना हालिया गंदा तरीन और साबका बेहतरीन सूट ज़ेब तन किया था। इसी बाथरूम में मुझे पहली बार गुस्ल अनमोल करना नसीब हुआ था। मुझे बाथरूम में आए 5 मिनट ही गुजरे होंगे और मैं बाहर आने के लिए दरवाजा खोलने ही लगा था कि अचानक फहमी की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं वहीं रुक गया। वो किसी मुलाजमा से कह रही थी कि पुराने कपड़े बाथरूम में पड़े होंगे, वो भी धोने के लिए ले जा। अच्छा बीबी जी, मुलाजमा की आवाज आई और इसी के साथ फहमी के सैंडल की खटखट सुनाई दी। गालबन वो दोबारा नीचे चली गई थी। मैं समझ गया कि मुलाजमा मेरे वाले बाथरूम की तरफ आ रही होगी। मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे हो गया और की होल में से झांका। मुलाजमा बिस्तर की चादरें और तकिए के गिलाफ धोने के लिए समेट रही थी। यकीनन वो कुछ देर में बाथरूम में भी आने वाली थी। मैं चूहे की तरफ फंस गया था। मुलाजमा की नजर मुझ पर पड़ गई तो इसने इतने जोर से चिल्लाना था कि सारा किया कराया तबाह हो जाना था। और फिर अगर सेठ को यह पता चल जाता कि मैं इसकी बेटी के बाथरूम में था तो इसने मेरी पूरी बात सुनने बगैर बिला तवक्कुफ मेरे सीने के वस्त में फायर खोल देना था। वक्त बहुत कम रह गया था, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। मैं तेजी से सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। बाथरूम में कहीं भी पुराने कपड़े नजर नहीं आ रहे थे और ये और भी खतरनाक बात थी, क्योंकि अगर मुलाजमा को कपड़े ना मिले तो इसने लामहल्ला पूरे बाथरूम की तलाशी लेनी थी और कहीं ना कहीं से मैंने बरामद हो जाना था। मैंने दोबारा की होल से झांका। मुलाजम ने सारी चादरें समेट ली थी और बस बाथरूम की तरफ आने ही वाली थी। अचानक मेरे दिमाग में एक अनोखा और वाहियात ख्याल आया। अगरचे ये इंतहाई रिस्की काम था लेकिन करना भी जरूरी था। मैंने बगैर सोचे जल्दी से बड़ा सा तौलिया लपेटा और अपने पहने हुए कपड़ों की एक गठली सी बनाकर दरवाजे के सामने यूं रख दी कि दरवाजा खुलते ही पहली नजर उस पर पड़े। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मुलाजमा ने बाथरूम का दरवाजा खोला। मैं जल्दी से बाथ टब के कर्टन के पीछे छुप गया। मुलाजमा ने कपड़ों पर एक नजर डाली, अंदर बाथरूम की तरफ देखा और फिर मेरे कपड़े उठाकर दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। मुझे फैसला करने में दुश्वारी हो रही थी कि मैं पहली सूरत में ज्यादा फंसा था या अब वक्त निहायत नाजुक आन पहुंचा था। मैंने झांक कर देखा, मुलाजमा धोने वाले सारे कपड़ों को एक बड़े से थैले में डालकर बाहर ले जा रही थी। मैं चाहता तो बआसानी फरार हो सकता था, लेकिन मुसीबत ये थी कि जो तौलिया मैंने लपेट रखा था इसका अर्ज खासा कम था और वो किसी भी वक्त टाएं टाएं फिश हो सकता था। अचानक मुझे एक और ख्याल आया। मैंने बाथरूम में बनी साइड अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया। यहीं से फहमी ने मुझे पहनने के लिए सूट दिया था। अलमारी का पट खोलते ही मेरी खुशी की इंतहा न रही। 3 खूबसूरत मर्दाना सूट पूरे एहतमाम के साथ लटके हुए थे। मैंने आओ देखा न ताओ झट से एक सूट पहन लिया। सूट पहनते ही मैंने आहिस्ता से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। मुलाजमा जा चुकी थी। मुझे शदीद प्यास महसूस हुई। मैं फ्रिज की तरफ बढ़ा और फ्रिज का दरवाज़ा खोलते ही मैं सुन्न हो गया।
सामने का दरवाज़ा खुला और फहमी यकदम अंदर दाखिल हुई। इसके बाल खुले हुए थे और एक लट आगे को झुकी हुई थी। मैं गुमसुम खड़ा इसे देखने लगा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो एक लम्हे के लिए चौंकी, फिर वालेहाना अंदाज में दौड़ती हुई करीब आई और मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे? तुम क्या समझते हो मैंने जो कुछ कहा था वो सच था? नहीं, वो सब गलत था। सही तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जिंदगी में पहली बार 3 लफ्ज़ सुनकर सीना ठंडा हुआ था, लेकिन मैं शदीद हैरत के आलम में था। मेरे तो वहम गुमान में भी न था कि फहमी भी मुझसे प्यार कर सकती है, और ये बात तो मेरे ख्वाब व ख्याल में भी नहीं थी कि इसने मुझसे जो कुछ कहा था वो झूठ था। ओ माय गॉड! तो क्या फहमी भी मुझसे वो वालियाना अंदाज में मुझ पर फिदा हुई जा रही थी, और मैं हूनक बना खड़ा था। कितने ग्रेसफुल लग रहे हो इस सूट में। पता है ये सूट मैंने बतौर ख़ास तुम्हारे लिए ख़रीदा था अमेरिका से, पूरे 50,000 का। 50,000 का। मैंने सोचा ऐसे सूट तो लंदन में ज़्यादा से ज़्यादा 150 में मिल जाते हैं। क्या सोच रहे हो? अपनी फहमी को माफ़ नहीं करोगे? मेरा हल्क मज़ीद खुश्क हो गया। पता है डैडी भी तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहे थे। अब मैं इन्हें क्या बताती कि मैंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है। बस किसी न किसी तरह इन्हें टालती रही, लेकिन अब तुम आ गए हो तो चलो इकट्ठे डैडी के पास चलते हैं। वो हम दोनों को अपनी तरफ से हनीमून पर स्विट्ज़रलैंड भेजना चाहते हैं। आई लव यू जान। तुम आ गए हो तो ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ बहार आ गई है। वैसे सच पूछो तो मुझे तुम्हारा यूं चुपके से आना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज़ बंद हो गई। यकीनन ये कोई ख्वाब था या बदतरीन हकीकत। जान, पता है इतने दिनों से मैंने भी ढंग का लिबास नहीं पहना। ऐसा करो तुम यही बैठो, मैं अभी ड्रेस चेंज कर आती हूँ, फिर इकट्ठे डैडी के पास चलते हैं। ओके। इसने मेरी गाल पर एक चुटकी काटी और बाथरूम में घुस गई। इलाही, ये पल भर में क्या हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाया। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मैंने सोचा फहमी आके उठा लेगी, लेकिन फ़ोन की घंटी मुसलसल बजे चली जा रही थी। जान ज़रा देखना किसका फ़ोन है। फहमी की आवाज़ आई। मैंने हुक्म की तमील में रिसीवर उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं हेलो कहता, दूसरी तरफ से एक मानूस सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर पहाड़ दे मारा हो। मैं गूंग खड़ा फ़ोन पर सुन रहा था और मेरे हाथ पैरों से जान निकलती जा रही थी। दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, फहमी ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमने आपस में तय किया था कि आइंदा नहीं लड़ेंगे, लेकिन तुम फिर मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई हो और मुझे कह दिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मुझे अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं कभी यूं तुम्हारे पीछे पीछे न फिरता। हमारी मोहब्बत अमर है फहमी। हम एक दफ़ा बिछड़ने की गलती कर चुके हैं, दोबारा क्यों ऐसी गलती को दोहराना चाहती हो? इतनी मुश्किल से मेरी उस हम शक्ल गंजे से सादा कागज़ पर दस्तखत लिए हैं। अब जब हमारा मिलन करीब आ रहा है तो तुम फिर से लड़ाइयाँ शुरू करने लगी हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा साथ मंजूर नहीं तो साफ साफ बता दो। तुम सिर्फ इस बात पर नाराज़ हो कि मैंने ये क्यों कहा कि अपने डैडी से अपनी जायदाद का हिस्सा ले लो। भाई फहमी, ये कोई गलत बात भी नहीं। आखिर तुम इनकी बेटी हो और मैं इनका दामाद। इनका सब कुछ हमारे लिए ही तो है, तो फिर क्यों ना इसे कानूनी शक्ल दे दी जाए। हेलो, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहती तो ना करो, लेकिन इतना याद रखना कि अभी तो मैं सिर्फ 3 दिन के लिए घर से गया हूँ। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मौका मिले तो तन्हाई में मेरी मोहब्बत का मुवाजना अपनी मोहब्बत से करना। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू फहमी। खुदा हाफिज़।